मैं अखिलेश सर। आज बात करते हैं कैशबुक और पासबुक का मिलान कराना। क्या बात कर रहे हैं आज हम? तो आज हम बात करेंगे अपने कैशबुक से पासबुक को मिलान कराना। यानी कि कोई भी व्यवसाय है या कोई संस्था है, सरकारी संस्था या प्राइवेट संस्था है, वह अपने यहाँ किसी भी लेन देन के लिए कैशबुक लिखती है। उसी प्रकार बैंक भी अपने यहाँ कैशबुक मेंटेन करता है, यानी पासबुक आपका वहाँ पे मेंटेन, आपका लेजर मेंटेन करता है। तो आज हम किन्हीं दोनों को मिलान करेंगे कि क्या हमारा कैशबुक मेरे पासबुक से मैच कर रहा है या मेरा पासबुक में जो बैलेंस दिखा रहा है वही बैलेंस मेरे कैशबुक में शो कर रहा है अथवा नहीं। यदि नहीं कर रहा है तो किस कारण से यह अंतर हमको दिखाई दे रहा है, इस चीज को हम जानेंगे। समझ रहे हैं कि मेरा कहने का मतलब है? इन कहने का मतलब जो हम कैशबुक को लिख रहे हैं उसमें क्या बैलेंस है और हमारे पासबुक में क्या बैलेंस है, दोनों एक हैं तो ठीक है। अगर यदि अंतर आ रहा है तो वह अंतर की राशि कहाँ से डिफर कर रही है, उसी चीज को ढूंढने की प्रक्रिया को या मिलान करने की विधि को या उसका बैलेंस एज पर बैलेंस, कैशबुक एज पर बैलेंस, पासबुक दोनों के मुंह से मुंह मिलाने की विधि को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है। तो कोई भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब हम बनाएंगे तो उसका एक फॉर्मेट होता है। जैसे उसका हेडिंग लिखते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मोहन सोहन, जो भी है वो लिख देंगे। एज ऑन महीने के अंत में, हर महीने के अंत में एक बार हम लोग को बैंक स्टेटमेंट से पासबुक से कैशबुक का मिलान कर लेना चाहिए। एक अच्छे अकाउंटेंट जो भी अपने आप को अच्छा अकाउंटेंट साबित करना चाहते हैं या कहते हैं कि हम एक अच्छे अकाउंटेंट हैं, उनका काम है कि अपने बैंक के बैलेंस से अपने कैशबुक के बैलेंस को मिलान करते रहना है ताकि किसी प्रकार का अंतर ना आए। यदि यह अंतर दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा तो ढूंढने में काफी परेशानी हो जाएगी। अक्सर यह देखा गया है आमतौर पर सरकारी संस्थानों में कि पैसे आ रहे हैं विभाग से, खर्चे हो रहे हैं ना, चेक कट रहे हैं, कौन चेक क्लियर हुआ कौन चेक क्लियर नहीं हुआ, इस चीज को देखने वाला कोई है ही नहीं, या जो है वह ध्यान नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि बैंक का बैलेंस कुछ और शो करने लगता है और कैशबुक उसका कुछ और शो करने लगता है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि सरकारी संस्थानों में ही ऐसा होता होगा, ये प्राइवेट संस्थानों में भी हो सकता है, आपके पर्सनल कैशबुक में भी हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको मिलान किया जाता है और इसमें बहुत माइनर फॉल्ट होता है जिसके कारण ये सारी दिक्कत आते हैं। हम उन्हीं चीजों को 3-4 एंट्री हम जानेंगे जहां से यह दिक्कत उत्पन्न होता है, बाकी तो बहुत सारी एंट्रियां हैं इसमें। तो इसमें जब हम स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसके लिए ऐसा फॉर्मेट हम बनाएंगे जिसमें पार्टिकुलर होगा, प्लस होगा, माइनस कॉलम 2 होंगे। ठीक है। अब आपके पास दो चीज रहेगा, दो चीज क्या होगा, कैशबुक का भी बैलेंस आपके पास होगा और पासबुक का भी बैलेंस होगा। तो ऐसी स्थिति में आपसे कहा जाएगा कि हम बना रहे हैं तो हम अपने कैशबुक के बैलेंस से मिलान करेंगे। यानी कि बैलेंस एज पर कैशबुक मेरा मान लीजिए 75,000 है, ठीक है, और उसी समय हम अपना बैंक पासबुक देख रहे हैं तो बैंक पासबुक में हमारा बैलेंस दिखा रहा है 74,290 रुपया। कितना दिखा रहा है मेरा पासबुक? पासबुक मेरा दिखा रहा है 74,290 रुपया। कहने का मतलब है कि जो अंतर की राशि हुआ कैसे, हमने तो बैंक में लेन देन किया, हमने तो सारी चीज जो बैंक को हमने दिया अपने कैशबुक में लिखा है, तो ये कहाँ अंतर हो गया कि दोनों के बैलेंस में अंतर आ गया है। इसी चीज को हम ढूंढेंगे। तो देखते हैं क्या हो सकता है। नंबर 1, एक चीज और ध्यान दीजिए, बनाने से पहले एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि कैशबुक में जो प्लस होता है वह डेबिट होता है, जो माइनस होता है वह क्रेडिट होता है। यानी कि जो हमारे यहाँ प्लस होगा वह पासबुक में
माइनस होगा, और जो हमारे यहाँ माइनस होगा वह पासबुक में प्लस हो यानी क्रेडिट होगा। कहने का मतलब समझिएगा प्रैक्टिकल तौर पे कि हमारे पास 10,000 रुपया है, ठीक है, 10,000 है, प्लस में है, तो 10,000 है, तो 10,000 में से हमने 5,000 बैंक में जमा कर दिया, तो हमारे लिए क्या हो गया, माइनस हो गया। 10,000 में 5,000 निकल गया, माइनस हो गया। और हमारे यहाँ जो माइनस होगा वह पासबुक में जाकर जमा हो जाएगा। मान लीजिए पहले से इसमें 12,000 था, 5,000 हमारे यहाँ से निकल के बैंक में गया, तो इसमें प्लस हो जाएगा 5,000, तो ये हो जाएगा 17,000। यानी कि जो हमारे यहाँ माइनस होगा वह बैंक में जाकर प्लस होगा, और जो बैंक में माइनस होगा, मान लीजिए कि हमने बैंक में जाकर 6,000 निकाला, तो 6,000 निकाल तो घटाएगा ना, बैंक अपने बैलेंस से उसको घटाएगा, तो 6,000 घटाएगा, तो अब हमारे पास बच जाएगा 11,000 बैंक बैलेंस में, और यहाँ आकर हमारे यहाँ प्लस हो जाएगा 6,000। यानी पहले से 5,000 था, 6,000 बैंक से लेकर आए, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 11,000। कहने का मतलब कि जब हमारे पास से जो निकले यानी हमारे जो माइनस होगा वह बैंक में जाकर प्लस हो जाएगा, अब प्लस में जो माइनस होगा हमारे यहाँ कैश बुक में आकर वो प्लस हो जाएगा। यही फंडा है कैश बुक और पासबुक का एंट्री का, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आइए अब मिलान करते हैं कि भाई यह गलती है कहाँ से ये गड़बड़ी हुआ है। तो गड़बड़ी को देखने के लिए हम देखते हैं कि बैंक को हमने चेक जमा किया, लेकिन बैंक हमारे पासबुक में उसका एंट्री अभी नहीं हुआ है। कहने का मतलब अगर आज कोई हम चेक बैंक में लेकर जमा करेंगे, तो यह जरूरी नहीं है कि आज ही के आज वह क्लियर होकर हमारे बैंक में चला जाएगा, हमारे खाते में चला जाएगा। उसमें प्रोसेस लगेगा। चेक हमको मिला, हम बैंक गए, ड्रॉप बॉक्स में चेक को डाला, बैंकर्स ने शाम को चेक निकाला, क्लियरिंग में उसको डाला, तो आज तो हमारे खाते में गया नहीं। अगर सेम बैंक का होगा तो आ भी सकता है, अगर अदर बैंक का होगा, अल्टरनेट बैंक का होगा, तो वो प्रोसेस में जाएगा क्लियरिंग में। क्लियरिंग में जाएगा तो यह प्रक्रिया 1-2 दिन बाद हो सकता है, तो ये गलती नहीं। मान लीजिए चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक जमा किया लेकिन हमारे खाते में जमा नहीं हुआ, तो चेक जब जमा किया तो हमारे यहाँ से तो निकल गया, हम अपने यहाँ तो दिखा दें कि भाई 2,500 रुपये का चेक है, बैंक में हमने जमा किया, तो अपने यहाँ क्या किए होंगे, इसको प्लस किए होंगे। अपने कैश बुक में 2,500 का चेक हमने, और वो 2,500 यहाँ चढ़ा ही नहीं, पासबुक में चढ़ा ही नहीं। तो यानी जो हमारे यहाँ प्लस हुआ, बैंक में हम चेक डाले हैं, तो हम अपने कैश बुक में उसको उसी समय लिख लेंगे हमने बैंक को चेक दे दिया, तो हमारा कैश बुक तो बढ़ जाएगा उतना से, यह कैश बुक जो है 2,500 से बढ़ जाएगा यानी प्लस हो जाएगा। लेकिन जब तक वो पासबुक में एंट्री नहीं होगा, जब हमारे खाते में एंट्री नहीं होगा, क्लियरिंग में एंट्री नहीं होगा, तब तक तो हमारा कैश बुक कम रहेगा। तो ऐसी स्थिति में यह जो चेक पेड बट नॉट कलेक्टेड या चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड इन माय अकाउंट, इसको माइनस कर देंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक में से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि यहाँ भी नहीं चढ़ाएंगे, यहाँ भी इसको घटा देते हैं। ठीक, दूसरा आइए अब दूसरा समझते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक, हमने किसी को चेक काटा कि भाई लो तुम्हारा पेमेंट है तुम ले जाओ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक,
तो जब चेक हमने काट दिया तो अपने हैं तो उसको हटा लेंगे कि भाई फलाने को हमने चेक दिया, तो उसका हम बैलेंस अपने कैश बुक में घटा लेंगे। और बैंक में यदि वो नहीं गया तो बैंक वाला थोड़ी घटा देगा। हम चेक लेकर पॉकेट में घूमे, अब बैंक जेबे नहीं करे तो खत्म से घट जाएगा, वो नहीं घटेगा। तो उसी को बोलते हैं, किसी को चेक दी है, किसी को चेक हमने निर्गत किया, लेकिन वह चेक धारक बैंक में अभी तक गया ही नहीं उसको कलेक्ट करने के लिए, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। ऐसी स्थिति में बैंक का बैलेंस बढ़ेगा और आपका कैश बुक घटेगा। तो यदि बैंक का पास आपका कैश बुक घट रहा है और बैंक बढ़ रहा है तो अपना भी बढ़ा दीजिए। तो यहां लिख देंगे ऐड चेक issued but not presented। चेक इशू किया गया लेकिन वह प्रेजेंट नहीं हुआ भुगतान करने के लिए। कितना? 1800 रुपये। 1800 रुपये चेक था, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। अब आइए इसके बाद तो जितने प्लस वाले होंगे उसको ऐड में लिखते जाएंगे। उसका जब लेस वाला होगा यानी घटाने वाला तो लेस में लिख देंगे, और लेस वाला जैसे इसके पहले लाइन में बताया कि चेक डिपॉजिटेड टू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड इन माय अकाउंट। तो चेक बैंक को दिया लेकिन हमारे खाते में क्रेडिट नहीं किया। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। तो जब बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, हमारे यहाँ बढ़ गया है, तो इसको घटा लेंगे। कितना है? 2500 रुपये का। 2500 रुपये के। अब आइए एक और एंट्री है जो डिस्टर्ब करता है। वह एंट्री है बैंक द्वारा अक्सर आप देखते होंगे SMS चार्ज, सर्विस चार्ज, मिनिमम बैलेंस चार्ज इत्यादि वगैरह सब काटते रहता है। तो जब तक हम स्टेटमेंट लाएंगे नहीं, जब तक हम उसको देखेंगे नहीं, तब तक तो बैंक में घट रहेगा, हमारे यहाँ उससे कोई एंट्री नहीं रहेगा। जब स्टेटमेंट लेकर आएंगे तो उतनी राशि से हमारा कैश बुक ज्यादा बताएगा। कैश बैंक में तो घट गया है लेकिन कैश बुक में घटा ही नहीं है, तो कैश बुक में नहीं घटे तो कैश बुक बढ़ जाएगा और पासबुक घट जाएगा। दूसरा पहलू इंटरेस्ट होता है। बैंक द्वारा इंटरेस्ट दिया जाता है, तो जब इंटरेस्ट दिया जाता है तो बैंक का आपका फिगर बढ़ जाएगा, लेकिन जब तक आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि हमको इंटरेस्ट मिला है तब तक आपका कैश बुक घटा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको ध्यान देना है। तो उसको भी हम घटाएंगे। तो कोई चार्ज है अगर तो उसको घटाएंगे। तो लिख देते हैं बैंक चार्ज। ये कैश बुक में से घटेगा कितना? 10 रुपया। 10 रुपये चार्ज कटा होगा। अब आइए अब हम इसको देखते हैं, जोड़ते हैं। पहले इसको जोड़ेंगे प्लस वाले को 0 0 8 6 7 यानी 76,800। अब इधर वाला जोड़ लेंगे 0 1 5 2 यानी 2,510। अब ये जो माइनस वाला है या माइनस होगा ना, तो इसमें से लेस कर देंगे, लेस 2,510। अब इसके बाद जो आएगा फिगर 0 9 2 4 7 74,290। ये जो बैलेंस होगा
ये बैलेंस लिखेंगे। कहाँ तक हम पहुंचे? टारगेट में क्या था? पासबुक। तो यहाँ लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, यानी पासबुक मेरे 74,290 रुपये दिखा रहा था, यहाँ हमको 74,290 रुपया दिखाने लगा। और 75,000 जो दिखा रहा था, क्यों दिखा रहा था? चेक इशू के लिए बैंक प्रोजेक्ट नहीं हुआ था। उसी प्रकार बैंक में हमने चेक जमा किया है, लेकिन बैंक वाले ने क्रेडिट हमारे खाते में डाला नहीं, तो उसको माइनस कर दिया। उसी तरह बैंक चार्ज कोई है तो चार्ज हमने अभी घटाया नहीं था अपने, तो उसको घटा लिया। जब सब जोड़ घाटा करने के बाद पता चला कि नहीं, जो पासबुक पे जो एंट्री दिया हुआ है वो ठीक है, हमारे कैश में कुछ एंट्री छूटा हुआ था। तो कैसा लगा मेरा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट? यदि इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी लेना हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में या हमसे फोन के द्वारा भी बात करके समझ सकते हैं। इसके लिए मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।